नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में कुछ शहरों में पठान फिल्म का विरोध भले ही हो रहा हो, लेकिन प्रदेश भाजपा के बयानवीर खामोश हैं। ये बयानवीर हर छोटे मोटे घटनाक्रम और कथित रूप से हिंदू विरोधी फिल्मों पर बवाल खड़ा कर देते थे। अब वो शांत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिए गए बयान के बाद इन बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर लगाम तो लगी है, लेकिन ये लगाम केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगी है। कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह से लेकर दिग्विजय सिंह तक नेताओं की बयानबाजी बदस्तूर जारी है। कांग्रेसी नेताओं ने गांधी गोडसे एक युद्ध के प्रदर्शन पर थिएटर तक जलाने की धमकी दी है। इसके बाद भी कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं है जो कांग्रेस के इन बयानवीरों के मुंह पर ताला लगा सके। इसलिए एक तरफ जहां भाजपा के नेता बयानबाजी करने में संयम बरत रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता बेलगाम हैं। इन सबके बीच सवाल ये है कि नेताओं को हर मुद्दे पर बोलने की ज़रूरत क्या है। क्या विवादित मुद्दों पर बोलने से सियासी फ़ायदा मिलता है या फिर यूं ही बेवजह बयानबाजी की जाती है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी के एक्शन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में रिएक्शन थोड़ा कम हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फिल्म जैसे विषयों पर टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी थी। उस सलाह का असर अब दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश में शाहरुख खान की फिल्म पठान का जगह जगह विरोध हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर चुप्पी साध ली। मंत्री कमल पटेल से मीडिया ने पठान पर रिएक्शन मांगा तो उन्होंने कहा कि मुझे मरवाओगे क्या। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी हाथ जोड़ लिए। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि फिल्में कम देखती हैं। अपने बयानों के लिए विख्यात रामेश्वर शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग भी शांत बने रहे। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं पठान के विरोध पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूरी तरह से शांति रहेगी। पूरी तरह से शांति रहेगी, पूरी तरह से शांति रहेगी, पूरी तरह से शांति रहेगी। कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने कहा कि भाजपा नेता घबराए हुए हैं, बयान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की विचारधारा के लोग ही तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कौन करेगा। ये बीजेपी का क्या एजेंडा है इसके बारे में तो बीजेपी ही जान सकती है, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर जी को भी उन्होंने कहा था मोदी जी ने कि मैं दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज तक वो सारे वही काम कर रही हैं जिसके ऊपर उनको माफ़ी नहीं मिली थी। तो अब ये क्या कहने का तात्पर्य था, कि इसलिए कहा था, ये तो आने वाले समय में और स्पष्ट होगा। पर हाँ, फिलहाल मध्य प्रदेश के नेता घबराए हुए हैं, वो बयान नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि काश ऐसी घबराहट उनको उनकी नाकामी पर भी होती, कि कैसे युवाओं को फेल कर दिया, कैसे मध्य प्रदेश का लॉ ऑर्डर बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया मध्य प्रदेश की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, इन सब के ऊपर भी होती। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर अगर मोदी जी की बात को माना गया होता तो पूरे प्रदेश के अंदर सुरक्षा के इंतजाम किए गए होते। आज बीजेपी की विचारधारा के ही जो कार्यकर्ता हैं, जो नेताओं के कार्यकर्ता, जो नेता खामोश जा रहे हैं बार बार, उनके कार्यकर्ता तो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उनके ऊपर कौन लाठीचार्ज कराएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो बात कही थी उसे लेकर भाजपा के नेता अब सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में डॉक्टर गोविंद सिंह से लेकर सज्जन सिंह वर्मा तक और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की बेलगाम बयानबाजी जारी है। इस पर कैसे रोक लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आखिर मोदी के बयान के बाद ये जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है बीजेपी नेताओं की, और जो कांग्रेस के नेताओं का रिएक्शन है या उनकी जबान पर लगाम नहीं है, इसी को समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए, उसके साथ ही हमेशा की तरह हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से हमारे साथ है। बहुत स्वागत है पांडे जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार मनोज। पांडे जी, मोदी के बहाने ही सही या जब तक नेता खामोश है जितने भी समय तक, एक अच्छी पहल तो हुई है, लेकिन चुनावी साल है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो किन मुद्दों पर चुप हैं। कि अगर हो सकता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तो फिल्म के लिए कहा था तो फिल्म पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन कल को कोई हो सकता है कोई किताब आ जाए, कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाए, कुछ और ऐसी चीज़ आ जाए। देखिए, प्रधानमंत्री ने बड़े दूरगामी दृष्टि से जो बातें कही थी कि न फिल्म, उन्होंने समग्र विषय को लेके ये कहा था कि अगर आपको बयान देना है तो सोच समझ के, जो तोल मोल के बोल बोलिए। तो ये न केवल फिल्म के लिए, बाकी अन्य विवादित विषयों पे लेकर जिस तरीके से
बीजेपी के नेता बयानबाजी करते हैं, उन पे जो है अंकुश लगाने के लिए मोदी ने एक नई पहल शुरू करी थी। और उन्होंने एक बात और कही थी, अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरीके से टारगेट किया जाता, उस पे भी उन्होंने ये कहा था कि उनसे भी संबंध बनाए जाएं। बिल्कुल, खासतौर से पसमानदा मुस्लिम जो है। हाँ, खासतौर से जो मुस्लिमों को लेकर। तो एक प्रकार से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और अपनी रणनीति थोड़ा बदल रहे हैं। उनको पता है कि अगर देश की राजनीति में समग्र सार्वजनिक और सर्वसम्मति से नेता बनना है तो उसके लिए मुस्लिमों को भी अपने पक्ष में लेना होगा। मध्य प्रदेश में एक बात तो सही है कि विधानसभा चुनाव में 10 से 15% मुस्लिम मतदाता बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। तो एक प्रकार से धीरे धीरे वो खासतौर से उत्तर प्रदेश की स्थिति भी इसी तरीके से करना चाहते हैं, और इसीलिए नरेंद्र मोदी पिछले विधानसभा चुनाव में 8% वोट मिले हैं। गुजरात में हालिया में भी बीजेपी को वोट मिले हैं 10 से 12%। हाँ, वही इसीलिए मैंने कहा 10 से 15% वोट जो है मुस्लिमों के बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। और आगे भी आपको देखना जिस तरीके से मोदी की और शिवराज सिंह चौहान की नीतियां हैं, और भी आगे भी संभावना मुझे जो बन रही है कि 10 से 15% वोट मध्य प्रदेश में और बढ़ सकते हैं। 8% पिछले विधानसभा में था और अब इस विधानसभा में बढ़ने की संभावना है। दूसरी एक चीज और है, जैसे कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण से अब ऊपर नहीं पा रही है। पिछले दिनों जो दिग्विजय सिंह का बयान आया था सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, हाँ, उसको लेके उससे लगता है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण से उबर नहीं पा रही है और ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। जी तो ब्रजेश जी, नुकसानदायक थे, लेकिन मानते का हमने देखा कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद कमल पटेल कहते हैं कि मरवाओगे क्या, उषा ठाकुर जिनको हर बात पे बोलने की आदत है वो कहती है कि मैं पिक्चर ही कम देखती हूँ, नरोत्तम मिश्रा जिनके बारे में कहा जाता है कि हर विवाद में सबसे पहले बयान उनका आता है, वो कहते हैं कि मैं विरोध करने वालों को समझाऊंगा। लेकिन कांग्रेस में हम देखते हैं कि जयराम रमेश मीडिया का माइक हटा देते हैं, सवाल देने से जवाब देने से उनको रोक देते हैं। राहुल गांधी प्रतिक्रिया कह देते हैं कि मैं उनके इस बयान से सहमत नहीं, उसके बाद भी दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हैं और फिर ट्विटर पे अपनी बात कहते हैं जो वो मीडिया में सार्वजनिक कहते हैं। तो ये जो बेसिक अंतर है, तो लगता नहीं कि इसको लेके मध्य प्रदेश में कमलनाथ को भी कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि हमने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना था। देखिए मनोज जी, कांग्रेस और बीजेपी में बेसिक अंतर भी यही है कि वहाँ पे एक तो गुटों में बटी रहती है पार्टी के नेताओं के रूप में। यदि एक नेता कुछ बोलता है तो दूसरा नेता उसी की खिलाफत करने लगता है। तो आप देखिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस को हम देखते हैं कि कमलनाथ जी एक अपने ही नेता को नोटिस दे देते हैं और नेता प्रतिपक्ष उनसे मिलने जेल में चले जाते हैं। तो यहाँ दोनों ही गुट के लोग काम करते हैं, दोनों, या हो सकता है ये रणनीति का हिस्सा हो, कांग्रेस इसको दूसरे नज़रिए से देखती हो कि वो दोनों ही वर्गों को साध ले। बीजेपी की रही बात, तो जैसा कहा जाता है काल समय परिस्थिति के अनुसार बीजेपी के नेता अभी भले ही मुंह बंद रखे हों, लेकिन आप देखिए रामपाल सिंह का बयान आया, उसी में उन्होंने कहा कि जब तक उसमें दृश्य नहीं काटे जाएंगे मैं तब तक फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। उन्होंने सदी हुई एक प्रतिक्रिया दी। लेकिन जो कहीं ना कहीं यदि ये लगेगा मध्य प्रदेश में बीजेपी को कि यदि वो इस तरह के हमलावर होती है पठान जैसी फिल्मों पर तो उससे धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, उसको फायदा होता है, तो चुनावी दौर में आप देखेंगे कि भाषा बदली हुई नजर आएगी। इससे पहले जिस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से नाम बदलने के लेकर रामेश्वर शर्मा से लेकर तमाम, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, इनके बयान किस तरह से आया, हलाली बांध को लेकर आया है, और आपने लाल घाटी को लेकर आया, ईदगाह हिल्स को लेकर आया। तो ये तमाम तरह के जो बयान आए थे वो निश्चित तौर पर एक अपने वोट बैंक को साधने के लिए आए थे। आज परिस्थिति अलग थी। जिस समय उनसे ऐसे बयान पूछे गए उस पर एक तो मोदी जी का इफेक्ट था कि उन्होंने कहा था कि भाई इस तरह के बयान ना दें बड़े नेता। तो आप नरोत्तम मिश्रा को, कमल पटेल को, इन लोगों को श्रेणी में रख सकते हो कि जिनको नुकसान का डर है। रामपाल के पास कोई नुकसान का डर नहीं है तो वो बोल के चले गए। लेकिन अंकुश लगाने की जरूरत तो बीजेपी में है। जिस तरह से अनुशासनहीनता हम कांग्रेस में देखते हैं, बीजेपी में भी हमें गाय बगाए ये देखने को मिलती है और उस तरह की कार्रवाइयां भी नहीं होती हैं। हो सकता है कि जिस तरह से बीजेपी के भी बड़े लीडर कुछ लोगों को छोड़े रखते हों कि वो एक झड्डा बदर बन जाएं ताकि वो हिंदुओं के वोट साधते रखें। तो ये दोनों की रणनीति हो सकती है। तो आप देखेंगे क्या रामेश्वर शर्मा को आप चुप कर सकते हैं? क्या कांग्रेस आरिफ मसूद को चुप कर सकती है? गिरिराज सिंह जैसे नेता भी चुप है, जो कि कोई भी सबसे पहला रिएक्शन अगर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की ओर से देखें तो हर मुद्दे पर बोलते हैं। वो एक लाइन तय कर ली है उन्होंने। मध्य प्रदेश अकेला चुनाव नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई लाइन चेंज होती है तो वो उसका पूरा मकसद रहता है पूरे देश पर
कि किस तरह से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में 5 से 9% तक उन्हें वोट मिला है अल्पसंख्यकों का, जो भरोसा जागृत हुआ लोगों का। जिस तरह से हम तस्वीरें देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सामने आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हों चाहे दूसरे राज्यों से हों। नहीं तो यही देखिए आप मध्य प्रदेश में जिस तरह से आप देखिए खंडवा में घटना होती है तो उसका किस तरह से प्रतिक्रिया दी जाती है। आप देखिए कि तब समय परिस्थिति के अनुसार, मैंने कहा ना आप अभी चुनावी साल है, उनको लगता है कि ये वर्ग भी वोट दे सकता है हमको, तो उसको छिटकाएं क्यों, उसको नाराज क्यों करें। यदि वो वर्ग आएगा हमारे आपको पक्ष में ना सही तो पक्ष में हमारे नहीं, हाँ। खिलाफ ना वोट करें। और यदि आप चुनावी साल में इस तरह से आक्रामक रहेंगे, उनको एक तरह से दूसरी दृष्टि से देखेंगे, तो निश्चित तौर पर वो एक मुश्त हो जाता है। एक तरफ एक जहां जो जिताऊ कैंडिडेट होता है वो बंटवारा नहीं होता उस वोट बैंक का, एक मुश्त जाता है। यदि उनको लगता है रणनीतिक तहत वोटिंग करते हैं, तो इसको शायद मुझे लगता है कि उनकी इस रणनीति को तोड़ने के लिए इस मकसद से इस पर अंकुश लगाया गया होगा। तो पांडे जी अंकुश तो लगा दिया है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कि केवल फिल्मों के लेकर ही क्यों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर नेता गाए बेगाए ऐसे बयान देते हैं जो एक बहुत सारे वर्ग की भावनाओं को आहत करते हैं, चाहे वो रामचरितमानस की कर लें या जो हालिया विवाद चल रहा है बागेश्वर को लेके। तो एक समग्र पहल सारे राजनीतिक दलों को और सामाजिक संगठनों को भी इसके लिए करना ही चाहिए। बिल्कुल मनोज भाई, आपने सही कहा कि चाहे धीरेन्द्र शास्त्री वाला मामला हो या रामचरितमानस का मामला हो, नेताओं को जो है बड़े संभल के बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये आम जनता पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसका असर उनके मानसिक पटल पे भी पड़ता है और ये आने वाला समय घातक हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों जो घटना हुई थी खरगोन में हिंसा की, उसमें इस प्रकार की भावनाओं को से आहत होकर गुस्से में आके लोगों ने ये घटनाओं का अंजाम दिया था। और नागपुर का मामला हो या अन्य जलगांव का मामला हो, इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। तो सभी नेताओं को, सामाजिक संगठनों को भी ऐसी संवेदनशील मुद्दों को लेकर संभल के बोलने की आवश्यकता है। और लेकिन पांडे जी, आपको नहीं लगता वो इन्हीं मुद्दों से, इन्हीं बातों से, इन्हीं बयानों से चर्चा में आते हैं और शायद जनता उनको सबक नहीं सिखाती, इस वजह से वो बार बार बयान देते हैं? ब्रजेश जी, ये बात बिल्कुल आपने सही कहा। राजा पटेरिया का बयान इसी तारतम्य था कि लंबे समय से कांग्रेस ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया था, उनको कोई पद नहीं था, वो डिप्रेशन में जा रहा था। डिप्रेशन अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को टारगेट करके बयान दिया, उसका रिजल्ट ये आया कि वो तो अखबारों की सुर्खियों में भी रहे, इस समय जेल की हवा भी खा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि नेता अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो आम जनता और पब्लिक के लिए जो है ठीक नहीं है। लेकिन कोई नो सखिया नेता का है, अगर राजा पटेरिया जैसा अनुभवी नेता इस प्रकार के बयान दे तो कभी इन बाकी नेताओं को उनसे ही सबक ले ले कि अगर आप संभल के तोल मोल के नहीं बोलोगे तो आपका हश्र भी राजा पटेरिया जैसा हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, ना सेशन कोर्ट ने उनको जमानत दी, इतना लंबा समय हो गया, और ना ही हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी। अब शायद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा है। बिल्कुल सही बात है। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई में भी जो है उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने केवल नरेंद्र मोदी के पीएम के पद पे जो है टारगेट किया है, उनकी हत्या की बात कर रहे हो आप। तो ये तो बहुत असंसदीय बयान है आपका जो है, और आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो होना भी चाहिए। और इसी तरीके के अन्य नेताओं अगर कोई बयान देता है, अन्य नेताओं के खिलाफ भी इसी के तहत कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है कि अंकुश लगेगा। और ये लेकिन कार्रवाई होती कहाँ है पांडे जी? कार्रवाई भी तो चेहरा देखकर होती है। यदि इस तरह की कार्रवाई सभी पर होने लगे समान रूप से, तो फिर कोई बोलेगा ही नहीं। तो लेकिन फिर कोई बचेगा भी नहीं ना। ये परिस्थितियां भी बन जाती हैं कई बार। बिल्कुल सही बात है, चेहरा देख के कार्रवाई नहीं होना चाहिए। एक समकक्ष जैसे आपने देखा कई पत्रकारों पे यूपी में जिसने व्यापम घोटाले तरीके पेपर लीक के मामले उजागर किए, उनको अंदर कर दिया। तो ऐसी कार्रवाई से शासन को, प्रशासन को बचना चाहिए, और जो वाकई में जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो लेकिन पांडे जी, ऐसा भी नहीं है ना कि एक काम आपने बहुत अच्छा कर दिया है तो आपको अपराध करने की अनुमति मिल गई या लाइसेंस मिल गया कि आप दूसरा काम गलत कर दोगे क्योंकि आपने पहले अच्छा काम किया है तो आपको माफी मिल जाएगी। यही चीज है ना ब्रजेश भाई की, जो है ये कार्रवाई अगर हो तो समकालीन सभी दृष्टि एक समान होना चाहिए। एक कार्रवाई एक साथ ही कार्रवाई होना चाहिए, एक सरीके होना चाहिए, नियम बनना चाहिए। आंखों मतलब चेहरा देख के कार्रवाई नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से बाकी लोगों के, पत्रकारों पे, अन्य नेताओं पे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और बाकी जगह प्रदेशों में हुआ, तो वो कार्रवाई से
प्रशासन को, सरकार को बचना चाहिए, लेकिन ऐसी नीति नहीं है, समग्र नीति नहीं बन पाई है। इस पे जो है केंद्र सरकार को भी अपने जो है पहल करना चाहिए, अपने निर्णयों पर या कानून की धाराओं पे जो लगाए गए हैं उन पे जो है फिर से विचार मंथन करना चाहिए। लेकिन उस पर तो फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन उससे जुड़ा एक और पहलू है ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं कि जो अगर क्योंकि विवादित बयान और विवादित मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, तो हाल में अभी जो बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिसको राज्य केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। कांग्रेस के भी तमाम सारे नेताओं ने उसके समर्थन में कहा है कि बीबीसी या देश का संविधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटोनियो के बेटे ने तो इसको लेकर इस्तीफा तक दे दिया पार्टी से, अपने दशकों पुराना संबंध तोड़ लिया है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जेएनयू में या जामिया मिलिया इस्लामिया में कि उसके डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पड़ा हुआ है, इसको लेकर लाइट काटी गई है, लाठीचार्ज की नौबत आ गई है। तो हम देख रहे हैं कि नेताओं तो बराबर जिम्मेदार है, लेकिन एक स्टूडेंट जो देश का भविष्य बनना है आगे जाकर, जिनको वो भी ऐसे विवादित मुद्दों पर जब कूदने का प्रयास करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो भी इस प्रकार का कृत्य करे, चाहे वो नेता हो, छात्र हो या दूसरे संगठन हो, उनसे निपटने के लिए कोई कारगर पहल होना चाहिए? या जो स्टूडेंट है जिसको देश का भावी भविष्य हम कह रहे हैं और वो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा है, तो अगर वो अपने टैलेंट से वहाँ तक पहुँचाए, तो क्या उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको फोकस किस चीज़ पर रखना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी कई लोगों ने ऐसे बयान दिए जो देश भर में चर्चित है। अब कन्हैया कुमार तक कांग्रेस के नेता हो गए, पिछला वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, राजीव गांधी के साथ घूम रहे हैं, सरजील इमाम हो या तमाम सारे ऐसे नेता हैं, तो बाकी लोगों को भी लग रहा है कि शायद इसी बहाने हम भी नेता बन जाएं। तो ये जो प्रवृत्ति है, दरअसल जिसके पीछे ही मकसद ये है, कन्हैया कुमार को आपने कहाँ पहुँचा दिया, एक बयान की वजह से, एक आंदोलन की वजह से। तो ये निश्चित तौर पर जो छात्र हैं वहाँ के जेएनयू के, वो भी हर छात्र की तमन्ना होगी कि वो भी कन्हैया कुमार बन जाए, उसे भी कोई एक पार्टी हाथों हाथ ले ले या दूसरी पार्टी। उस कन्हैया कुमार का हश्र जब यदि बुरा होता मनोज जी, यदि उनको चाहे कांग्रेस ने चाहे थर्ड फ्रंट ने अपने हाथों हाथ ना लिया होता, लेकिन चुनावी राजनीति में गए तो बेगूसराय से जनता ने उनको नकार दिया था भारी बहुमत से। लेकिन जनता ने नकार दिया था, लेकिन बहुत कम समय में उनको उतनी लोकप्रियता मिल गई थी ना, बिल्कुल एक काम की वजह से, एक आंदोलन की वजह से। तो इसके लिए तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जब कन्हैया कुमार कांग्रेस में आते तो वो कहते हैं मैं कांग्रेस का जो डूबता जहाज उसको पार लगा दूंगा, जिसको गांधी परिवार पार नहीं लगा पा रहा, जिसके छाते चले 75 साल से कांग्रेस चल रही है आज़ादी के बाद। देखिए मनोज जी, कम समय में बिना मेहनत के बहुत कुछ मिल जाता है ना, तो आदमी पचा नहीं पाता। यदि एक व्यक्ति को आज 1 करोड़ रुपए दे दो तो वो खर्च कर देगा, वो उसको पचा नहीं पाएगा। इसी तरह राजनीति में भी हम देखते हैं कि एकदम आप ऊपर आ जाओ, सुर्खियों में आ जाओ, बिना तो मेहनत के, हाँ, उसकी जो ख्याति है बिना मेहनत के जो आपको मिल जाती है, वो आप पचा नहीं पाते हो। तो फिर हमने हर्षरी भी देखा है, जो आप जिस तरह से बता रहा हो कि आप देखिए किस तरह से आपको जनता नकार देती है। तो जनता में आप मीडिया की सुर्खियों में आ सकते हो, लेकिन जनता आपको तभी स्वीकार करेगी जब आपने कुछ करा हो, मेहनत करके देखा। लेकिन जब ऐसे लोग बहुत सारे लोगों का जब रोल मॉडल बन जाते हैं तो वो धारा गलत हो जाती है ना। फिर तो रोल मॉडल किसके बने? लोकतंत्र में तो जनता ही सबसे बड़ा वो है ना आपका। यदि वो आपके पीछे नहीं है तो रोल मॉडल किसके बन गए? आपने उन छात्र नेताओं को बन गए, उन कुछ चुनिंदा छात्रों को बन गए जहां से आप निकल कर आए। रोल मॉडल तो हम देखते हैं विलेन भी बन जाते हैं। अपराधी को देख के एक आदमी अपराधी बनने की भी प्रेरणा रखता है कि वो भी दाऊद बन जाए, डॉन बन जाए। तो ये तो लोगों के ऊपर है ना। लेकिन वो चुनिंदा लोग हैं ना मनोज जी, कि जो आपको प्रेरक मान रहे हैं और इतनी सुर्खियों में आ रहे हैं, तो उनका हाल हर व्यक्ति कन्हैया कुमार नहीं बन जाएगा ना। हर व्यक्ति इस तरह से विवाद करेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो अब आगे बढ़ सके और उनको पार्टियां हाथों हाथ लें। निश्चित तौर पर इस पर पार्टियों को विचार करना होगा कि यदि आप ऐसे लोगों को पल्लवित कर रहे हो, पोषित कर रहे हो, बैक पर्दे के पीछे होकर किनारा कर लिया कांग्रेस ने निश्चित तौर पर, लेकिन क्या आप ऐसे लोगों को श्रेय नहीं दे रहे हो? यदि विरोध कर रहे हो तो क्या कम्युनिस्ट ऐसे लोगों को श्रेय नहीं दे रहे? जब देश की बात आती है तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हो। देश की बात आती है तब आपको एकजुट होना चाहिए, साथ खड़े होना चाहिए, सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। हमने ये विपक्ष में देखा है कि जब इंदिरा गांधी के दौर में हमने देखा है, जब देश की बात होती थी तो विपक्ष में बीजेपी रहती थी, अटल जी रहते थे, आप देखिए एक साथ खड़े होते थे। तो जो देश की बात होती है तो हम देखते हैं कि किस तरह से विदेशी संसद में जब सवाल होते हैं तो वो भी खारिज कर देते हैं। तो आप अपने देश में एक साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? इसका तो पुरजोर विरोध करना चाहिए। यदि देश के प्रधानमंत्री को कोई अपशब्द कहे, कोई बाहर की मीडिया या कोई उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाए, तो पूरे देश को एक साथ इसका विरोध करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में आते हैं मनोज जी। क्योंकि मुझे याद है, दर्शकों को बता दें, पांडे जी को भी याद होगा कि जब टाइम मैगजीन ने इसी प्रकार के घटिया शब्दों का इस्तेमाल तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए किया था डॉक्टर, तो पूरी बीजेपी ने विरोध किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
उस समय शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के नहीं है। लेकिन दूसरी एक और चीज़ है ना पांडे जी की, अगर हम जो देख रहे हैं कि बयानबाजियों का जो दौर चल रहा है, और ख़ासतौर से अगर आप कांग्रेस की बात कर लें कि वहाँ तो कोई एक सिस्टम ही नहीं है, तो अगर गोविंद सिंह जैसे नेता जो अपराजित हैं 30 साल से, उनको भी अगर इस प्रकार की लोकप्रियता हासिल करना, या केवल एक दो ध्रुव बना लिए, या तो सेटिंग है कि कमलनाथ ने कह दिया कि मैं कुछ और कहूँगा और आपको कुछ और कहना, सबको साध लें, या उनको ये लग रहा है डॉक्टर साहब को कि अभी आखिरी पारी है, जैसा वो पहले कह चुके हैं कि आखिरी चुनाव, फिर भी हो सकता है कि राजनीति में तो सबको आखिरी दम तक चुनाव लड़ना होता है, तो वो भी अपनी एक लाइन खींच के चलना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर दिग्विजय सिंह इसके बहाने देश भर में सुर्खियाँ हासिल कर सकते हैं तो लाहौर के बाहर मुझे भी थोड़ा वो वक्त कम बचा है, अब तो साल भर भी नहीं है चुनाव में, तो मैं भी कुछ सुर्खियाँ हासिल कर लूँ। मनोज जी, दो चीजें, एक तो कन्हैया कुमार का जिक्र आया था। कन्हैया कुमार के मामले में ये कहना चाहता हूँ कि कन्हैया कुमार के खिलाफ जो है पुलिस ने जिन धाराओं में मामला दर्ज किया था, न केवल कन्हैया कुमार बल्कि बाकी चीजों में आप देखिए कि पुलिस मामला दर्ज कर लेती है, उनको अरेस्ट भी कर लेती है, लेकिन वो जमानत पे बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल। बाद में अदालत से जो है क्लीन चिट मिल जाती है। इसका मतलब पुलिस अपनी कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं कर पाती, ना ही सबूत प्रस्तुत कर पाती न्यायालय में। कन्हैया कुमार के खिलाफ भी जो है कांग्रेस ने भले ले लिया, लेकिन कन्हैया कुमार के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे, आज तक उसके खिलाफ चालान पुटअप नहीं कर पाई पुलिस, दिल्ली पुलिस। तो ये तो पुलिस की जो है पे भी सवाल उठता है, खासतौर से आईपीएस अधिकारी जो बन के आते हैं, अगर मामला दर्ज किया है तो उनके खिलाफ जो है आप अपराध दर्ज सिद्ध करो, वो चीजें नहीं कर पाते। केवल वो इसीलिए उसका लाभ लेके कन्हैया कुमार आज नेता सबसे बड़ा हीरो बना हुआ, नेता बना हुआ। लेकिन पांडे जी, पुलिस के पास ही तो वो अधिकार है, जो एफआईआर दर्ज होना होती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, कोई भी जाएगा एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, यदि उसमें क्लीन चिट मिल गई तो क्लीन चिट दे देना चाहिए। हम वही बात तो करते हैं, महाराष्ट्र पुलिस ने अभी क्लीन चिट दे दी धीरेन्द्र शास्त्री को, तो हो सकता है सबूत न हो तो चालान पेश कर दिया हो, लेकिन प्रथम दृष्टा लगा कि कन्हैया लाल ने ऐसी नारेबाजी की थी, ऐसा कृत्य किया था, शिकायत की, तो एफआईआर दर्ज कर ली हो। मेरा यही भाई, आप तो क्राइम रिपोर्टर भी रहे, अच्छे रिपोर्टर रहे हैं, तो उस आधार पे अगर एफआईआर दर्ज कर ली, जिन धाराओं में रखा और जिस तरीके से बीजेपी लगातार एलिगेशन कन्हैया कुमार पे लगा रही है, तो उसके खिलाफ तो मामला पुख्ता बनना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक प्रकार देखा, नक्सलवादी भूमिका में कन्हैया जेएनयू में था, अर्बन नक्सलवादी कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे। हाँ, वही क्या, नक्सलवादी विचारधारा से व्यक्ति है। तो चूंकि बेगूसराय भी पहले आप देखिए तो बेगूसराय भी नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र माना जाता, तो वहीं से कन्हैया कुमार भी आते। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप को नहीं सोच रही पांडे जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक पूरी लीडरशिप नक्सलवादियों ने खत्म कर दी थी। बिल्कुल सही कहा आपने, जो है ये तो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, खासतौर से वहाँ के मध्य प्रदेश में लिखीराम कावरे उदाहरण है, जिनकी किस प्रकार गला काट के नरसंस हत्या हुई जब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे, और उन्हीं दिग्विजय सिंह के बगल में अब कन्हैया कुमार यात्रा में चलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये कांग्रेस के लिए जो है नुकसानदेह साबित होगा आगे चल के। कहीं ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ वाली स्थिति में यहाँ भी कुछ हो जाए, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए और जो है नेताओं पे कार्रवाई होना चाहिए। खासतौर जो आप डॉक्टर गोविंद सिंह के बयानबाजी को लेके, तो हमेशा से ही जब से जनता दल से कांग्रेस में आए हैं, हमेशा से ही वो बयानबाजी करते रहे। आप देखो, रावतपुरा सरकार के खिलाफ अगर किसी ने सवाल हर विधानसभा सत्र में उनके खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं और उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहे। तो डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे नेता के बयान पे रोक कौन लगा सकता है? कमलनाथ की भी हिम्मत नहीं है कमलनाथ रोक सके, या लक्ष्मण सिंह पे बयानबाजी पे कौन लगा? तो कांग्रेस की स्थिति अब वैसी नहीं है जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ करती थी। कांग्रेस असहाय निरीह प्राणी बन गई है जी। तो ब्रजेश जी, असहाय निरीह हैं, तो यानी जिसपे कोई लगाम नहीं, और जो बेलगाम होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी, वो यदि सही दिशा में जा रहे हैं तो हो सकता है फायदा पहुंचा दें, और गलत दिशा में चले गए तो अपने खेत को उजाड़ दें। यदि आप उनको छोड़ दोगे तो अपनी फसल उजाड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी यही हाल हो रहा है। जिस तरह से बयानबाजी आई, जिस तरह से नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हुए, तो कांग्रेस की दुर्गति आप इसी वजह से देख लीजिए। G23 नेता बने थे, अपने ही नेताओं पर सवाल उठा रहे थे, जबकि वो चाहते थे, आंतरिक लोकतंत्र था तो बैठ के बात कर लेते, समस्याओं का समाधान वहीं कर लेते।
एक मंच होता है, फोरम होता है पार्टी के अंदर, उसके अंदर आप बैठ के ठीक कर लो। तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में नहीं कर लेकिन सकते संकट क्या? नेताओं मध्य का प्रदेश यही में तो है कम से कम वो कि वो निरीह प्राणी नहीं है। पार्टी के फोरम की जगह सड़कों पर निर्णय करना चाहते हैं, और जो बात पार्टी के अंदर रखना चाहिए वो सड़क पर बात करते हैं। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर मोदी मंत्र तो काम कर गया और बीजेपी के बेलगाम नेताओं पर लगाम लग गई है, उनके मुंह फिलहाल तो बंद नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या बाकी के राजनीतिक दल, छात्र संगठन या जो बड़े लोग हैं वो इससे सबक लेंगे, या कोई ऐसी आचार संहिता नहीं बनाई जाना चाहिए जिसमें कम से कम नेता खुद से ये सोचे कि उनको बोलना क्या चाहिए? क्योंकि सदन के अंदर तो सब हम देखते हैं कि परिभाषा तय है, कौन से शब्द बोलना, कौन से नहीं बोलना। तो जब सत्र के अंदर, सदन के अंदर जब आप इसका पालन कर सकते हैं तो सदन के बाहर क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।